Students, today we will be discussing about sericulture. Now, what is the meaning of sericulture? Sericulture means rearing of silkworms to yield silk. हमें पता है सेरिकल्चर का मतलब होता है सिल्क वर्म्स का पालन करना सिल्क की प्राप्ति के लिए। सेरिकल्चर बहुत ही एंशियंट टेक्निक है जो कि सबसे पहले चाइना में एक चाइनीज़ एम्प्रेस के द्वारा डिस्कवर की गई थी। चाइनीज़ एम्प्रेस ज़ाई लिंग शी एक बार अपने बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी और वो मलबरी पेड़ के नीचे बैठ के चाय पी रही थी। मलबरी ट्री शहतूत के पेड़ को कहते हैं। तो चाय पीते पीते एक्सीडेंटली एक कोकून एम्प्रेस की चाय कप में गिर गया। रानी ने जब कोकून को अपने कप से निकालने की कोशिश की तो उसकी उंगली में कोकून से सिल्क धागे जो हैं उंगली में उसके चिपक गए और जब रानी ने उन धागों को खींचना शुरू किया तो एक सिंगल धागे के रूप में पूरा कोकून खुलता चला गया और उस कोकून के अंदर से रानी को एक प्यूपा मिला। इस तरीके से एक्सीडेंटली रानी ने ये डिस्कवर किया कि शहतूत के पेड़ पर रहने वाले मॉथ जब अपनी लाइफ साइकिल के प्यूपल स्टेज पे आते हैं उस समय वे अपने आप को कोकून के अंदर बंद कर लेते हैं और इस कोकून में लगभग 300 से 900 मीटर लंबा एक धागा होता है, सिंगल धागा होता है जो कि फाइन, बहुत ही महीन, चमकदार, लस्ट्रस और मज़बूत धागा होता है। इसी वजह से इस धागे से बनने वाले कपड़े को क्वीन ऑफ फाइबर या क्वीन ऑफ क्लॉथ कहा जाता है या क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कहा जाता है। और क्योंकि ये बहुत ही मज़बूत धागा होता है इस वजह से इसे बायो स्टील भी कहा जाता है। तो ये तो डिस्कवरी के बारे में है। फिर चाइना ने काफ़ी सालों तक सिल्क की सीक्रेट को अपने साम्राज्य तक ही रखा, लेकिन कुछ समय बाद ये जो सीक्रेट था ये कोरिया से होता हुआ जापान और फिर आगे इंडिया और यूरोपियन देशों में ये चला गया। चाइनीज़ एम्प्रेस ज़ाई लिंग शाय द्वारा सिल्क की खोज के बारे में क्रॉनिकल्स ऑफ चाओ किंग में विवरण दिया हुआ है और ये जो डिस्कवरी है लगभग 2200 BC पुरानी डिस्कवरी है। धीरे धीरे जैसे जैसे सिल्क का राज चाइना से कोरिया, जापान, इंडिया, यूरोप आदि देशों में ट्रांसफ़र होता गया, पहुंचता गया, वैसे वैसे इन सभी देशों ने भी सिल्क के निर्माण में बहुत ही प्रोग्रेस दिखाई। सिल्क जो टेक्सटाइल है वो इंडिया में लार्जेस्ट ग्रोइंग टेक्सटाइल है। इंडिया पूरे दुनिया भर में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। सिल्क फार्मिंग या सेरिकल्चर में सिल्क वॉर्म का इस्तेमाल होता है। सिल्क वॉर्म फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं, क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करते हैं। इनका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, फैमिली बॉम्बिसिडे, जीनस बॉम्बिक्स मोराए और स्पीशीज़ मोराए।
फैमिली बॉम्बेसिडे के अलावा स्टर्निडे फैमिली के भी सदस्य सिल्क वॉर्म्स होते हैं जो कि सिल्क के धागों का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिल्क जो है बॉम्बिक्स मोराए द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और इनके द्वारा उत्पन्न हुई प्रोड्यूस्ड सिल्क बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है, सिंगल धागे से मिलकर बनती है। फैमिली स्टर्निडी के अंदर जो जीनस आते हैं वो है एंथरिया, पैफिया, एंथरिया माइलिटस, एंथरिया रोयल, एंथरिया पेरिनी एक्सेट्रा। इन सिल्क मॉथ द्वारा जो कि एंथरिया जीनस के हैं, इनके द्वारा जो सिल्क उत्पन्न होता है वो टसर सिल्क कहलाता है। यहाँ पर इस चित्र में हम अलग अलग प्रकार के सिल्क जो कि अलग अलग प्रकार के सिल्क मॉथ द्वारा प्रोड्यूस होते हैं के बारे में पिक्चर से मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला मलबरी सिल्क मॉथ, ये बॉम्बिक्स मोराए है जिसके द्वारा सिल्क का निर्माण होता है। ये मॉथ फाइन क्वालिटी के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रकार के कल्चर को मौरी कल्चर भी कहा जाता है। यानी मलबरी सिल्क मॉथ द्वारा जो सिल्क की प्राप्ति होती है उसे मौरी कल्चर कहा जाता है। टसर सिल्क एंथरिया जीनस के 4 स्पीशीज़ द्वारा प्रोड्यूस होता है। टसर सिल्क को कोसा सिल्क भी कहा जाता है। टसर सिल्क इज़ ऑल्सो नोन एज कोसा सिल्क। एंथरिया जीनस की जो 4 स्पीशीज़ हैं वो है माइलिटा, पेरिनी, रॉयली और पैफिया। एंथरिया पैफिया टसर सिल्क मॉथ एक वाइल्ड स्पीशीज़ है और ये अंडे के समान भूरे रंग के कोकून का निर्माण करती है। ये जो कोकून का रंग है ये ब्राउन से येलो हो सकता है। एंथरिया माइलिटा द्वारा टसर सिल्क का निर्माण जनरली इंडिया में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में होता है। एंथरिया माइलिटा ज़्यादातर टर्मिनेलिया जीनस के पेड़ के पत्तों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, टर्मिनेलिया अर्जुना इस पेड़ों से निकलने वाले पत्ते और उनकी छालों का एंथरिया माइलिटा सेवन करते हैं। इनके अलावा बेर, गुलेर और ओक के पत्तों का भी एंथरिया माइलिटा सेवन करते हैं। एंथरिया पेरिनी को ओक सिल्क मॉथ भी कहा जाता है और इनके द्वारा जिन पत्तों का सेवन होता है वो जनरली ओक के पेड़ के पत्ते होते हैं। एंथरिया पेरिनी ज़्यादातर चाइना और जापान में पाया जाता है। एंथरिया रोयली को भी ओक सिल्क मॉथ कहा जाता है और ये प्रजाति इंडिया में पाई जाती है, इंडिया के हिमालयन रीजन में पाई जाती है। इन 4
टसर सिल्क बनाने वाली प्रजाति के अलावा एक और प्रजाति है जो कि मूगा सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो तीसरा चित्र आप देख रहे हैं ये कहलाता है मूगा सिल्क मॉथ, और इसको जो प्रजाति प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है, वो है एंथरिया असामा, थियोपालिया रिलीजियोसे। थियोपालिया रिलीजियोसे को देव मूगा सिल्क मॉथ भी कहा जाता है। ये सिल्क मॉथ यूपी, हिमालयन तराई रीजन आदि में पाया जाता है तथा यह मैचुलस के पत्ते और फाइकस के पत्तों का सेवन करते हैं। थियोपेलिया रिलीजियोसा और एंथेरिया असामा द्वारा जो सिल्क उत्पन्न होता है उसे मूगा सिल्क कहते हैं, और इनका पालन, इनकी रियरिंग मूगा कल्चर कहलाती है। अमूमन एंथेरिया असामा असम की एक स्पीशीज़ है जो ब्रह्मपुत्र वैली में पाई जाती है। ये स्पीशीज़ मैचुलस के पत्ते, सौलू के पत्ते आदि खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। एंथेरिया असामा के द्वारा बुना गया कोकून दूधिया सफ़ेद रंग का होता है। मूगा कल्चर, टसर कल्चर नॉन मलबरी सिल्क कल्चर की कैटेगरी में आते हैं। तीसरी प्रकार की नॉन मलबरी सिल्क कल्चर एरी कल्चर कहलाता है, जो कि एरी सिल्क मॉथ के द्वारा सिल्क का उत्पादन होता है। इसमें जो प्रजाति सिल्क का उत्पादन करती है वो है फिलोसामिया रिसिनी। इनके द्वारा उत्पन्न सिल्क एरी सिल्क कहलाता है और इन कीटों का पालन एरी कल्चर कहलाता है। एरी सिल्क मॉथ भी असम और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। एरी सिल्क मॉथ जनरली कैस्टर यानी अरंडी के पत्तों का सेवन करते हैं। इस सिल्क मॉथ के द्वारा उत्पन्न हुआ सिल्क हाई क्वालिटी का नहीं होता है और इसके कोकून कई सारे धागों से मिलकर बनते हैं। यानी कोकून ऑफ एरी सिल्क वॉर्म कैन नॉट बी रील्ड इनटू अ सिंगल थ्रेड यार्न। उसको एक सिंगल धागे में रील नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अनइवन फाइबर्स। वो बहुत छोटे छोटे फाइबर्स के बने हुए होते हैं। तो ये कुछ सिल्क मॉथ है जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की सिल्क हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले प्रकार का जो मॉथ है वो मलबरी सिल्क मॉथ कहलाता है। ये हाई क्वालिटी के सिल्क का उत्पादन करते हैं। इनके द्वारा जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या लगभग 200 से 500 होती है, जो कि ऑलपिन के सिर की भांति साइज़ में होते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राई के दाने के समान इनका आकार, इनके अंडों का आकार होता है। इनके अंडों का रंग येलो ग्रीन या लेमन ग्रीन के जैसा होता है, लेमन येलो के जैसा होता है।
और धीरे धीरे ये रंग ब्लू ग्रे कलर में परिवर्तित हो जाता है। इनके द्वारा उत्पन्न अंडे लगभग 10 से 14 दिन के अंदर लार्वे के रूप में निकलते हैं और लार्वल अवस्था इनकी दूसरी अवस्था होती है। टसर सिल्क मॉथ नॉन मलबरी सिल्क की कैटेगरी वाले सिल्क का निर्माण करते हैं। इसमें 4 मुख्य स्पीशीज़ आती है। एंथरिया माइलिटा, एंथरिया पेरिनी, एंथरिया रॉयली और एंथरिया पैफिया। तीसरे प्रकार का जो नॉन मलबरी सिल्क है वो मूगा सिल्क कहलाता है। ये एंथरिया असामा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा एक और प्रजाति है थियोपालिया रिलिजियोसे, जो कि देव मूगा सिल्क मॉथ कहलाते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न किया गया सिल्क देव मूगा सिल्क कहलाता है। तीसरे प्रकार की नॉन मलबरी सिल्क की कैटेगरी में एरी सिल्क मॉथ आते हैं। इनका साइंटिफिक नेम फिलोसामिया रिसिनी है। इनके द्वारा उत्पन्न सिल्क एरी सिल्क कहलाता है। मलबरी सिल्क वॉर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया, मलबरी के पत्ते यानी शहतूत के पत्ते खाकर जीते हैं। इसकी कई प्रजातियां इंडिया में पाई जाती है, जैसे मोरस अल्बा, मोरस इंडिका, मोरस सिराटा, मोरस लेटिफोलिया। ये मलबरी सिल्क वॉर्म या सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल का चित्र है। इसमें एडल्ट मॉथ मेटिंग के बाद फीमेल्स कई सारे लेमन येलो अंडे देती है, जो कि अल्टीमेटली ब्राउन या ब्लू ग्रे कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। इन अंडों से ब्लैक कलर के लार्वे लगभग 10 से 14 दिन में निकलते हैं और फिर ये फर्स्ट लार्वल स्टेज में आ जाते हैं। एक लार्वल अवस्था से दूसरी लार्वल अवस्था के बीच का जो फेज़ है या स्टेज है वो इंस्टार स्टेज कहलाती है। सिल्क मॉथ के अंदर लगभग 4 to 5 मोल्टिंग होती है और इस प्रकार से एक लार्वल अवस्था से दूसरी लार्वल अवस्था से होते हुए ये 5वीं लार्वल अवस्था में आते हैं। 5वीं लार्वल अवस्था में आते ही लार्वा अपने सलाइवरी ग्लैंड द्वारा, जो कि स्पेशलाइज्ड होकर सिल्क ग्लैंड में परिवर्तित होते हैं, उनके द्वारा स्पेसिफिक सेक्रीशन लार को सेक्रीट करता है, जो मुख के अंदर एक स्पिनरेट के द्वारा धागे की धार के रूप में बाहर आता है। ये धार हवा के संपर्क में आने पर हार्ड हो जाती है। तो 5th लार्वल अवस्था में आने के बाद लार्वा अपने चारों तरफ कोकून का निर्माण करता है और फिर कोकून के निर्माण होने के बाद ये अपना चौथा मोल्ट लेता है और इस प्रकार से ये प्यूपल अवस्था में आ जाता है। लार्वा एक भूरे काइटिनस कवर्ड स्ट्रक्चर, जिसको कि हम प्यूपा कहते हैं, की अवस्था में आता है। कोकून लगभग 300 से 900 मीटर लंबे एकल धागे की थ्रेड, सिंगल लॉन्ग थ्रेड से बनते हैं, जो कि प्यूपा के चारों तरफ लपेटे हुए होते हैं। 14 दिन के बाद प्यूपा
अपने ककून के बाहर आता है और इमेगो या एडल्ट कहलाता है। इस प्रकार का इंसेक्ट डेवलपमेंट होलोमेटाबोलस डेवलपमेंट कहलाता है, जो हमने पिछली क्लासेस में आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में आप कर चुके हैं। इंसेक्ट डेवलपमेंट 3 प्रकार का होता है: ए मेटाबोलस डेवलपमेंट, हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट एंड होलोमेटाबोलस डेवलपमेंट। बॉम्बिक्स मुराए एक बाइवोल्टाइन क्रीचर है। बाइवोल्टाइन क्रीचर का मतलब होता है कि वो अपने लाइफ साइकिल में 2 जेनरेशन उत्पन्न कर सकता है। कुछ प्रजाति यूनिवोल्टाइन होते हैं और कुछ सिल्क वॉर्म की प्रजाति मल्टीवोल्टाइन होते हैं। मल्टीवोल्टाइन प्रजाति का मतलब होता है वो इंसेक्ट जो अपने 1 ईयर के लाइफ में 3 से ज़्यादा बार जेनरेशन उत्पन्न कर सकते हैं, यानी 3 और मोर जेनरेशन इन ईयर। ऐसे इंडिविजुअल्स मल्टीवोल्टाइन इंडिविजुअल कहलाते हैं। कुछ इंडिविजुअल बाइवोल्टाइन है, यानी कि अपनी लाइफ स्पैन में, यानी दे प्रोड्यूस 2 जेनरेशन इन अ ईयर। एक साल में वो 2 जेनरेशन उत्पन्न करते हैं, जेनरेशन या ब्रूड। यूनिवोल्टाइन वो फॉर्म्स होते हैं जो कि एक साल में इन 1 ईयर दे प्रोड्यूस ओनली 1 जेनरेशन। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सिल्क वॉर्म का सिल्क ग्लैंड है, जो कि 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ये जो 2 ग्लैंड्स हैं, ये 1 ओपनिंग जो कि स्पिनरेट कहलाती है, एक छिद्र द्वारा इनमें से बना हुआ रसायन सलाइवा के रूप में इंसेक्ट के मुंह से बाहर आता है। सलाइवरी या सिल्क ग्लैंड में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग एंटीरियर भाग, इसमें इसका कोई सेक्रेटरी फंक्शन नहीं होता है। सिल्क ग्लैंड एक सिंगल लेयर सेक्रेटरी सेल की बनी होती है। ये सेक्रेटरी सेल्स में ब्रांच्ड न्यूक्लियाई होते हैं। इंटरनली सिल्क ग्लैंड क्यूटिकल द्वारा अस्तरित होती है या लाइंड होती है, और एक्सटर्नली पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। सिल्क ग्लैंड का जो मिडल सेक्शन है वो सेरिसिन नामक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। सेरिसिन एक गम के समान कार्य करता है। ये एक ग्लू प्रोटीन होता है। पोस्टीरियर पार्ट सिल्क ग्लैंड का हमारा सिल्क फाइबर, जिसको कि फाइब्रोइन कहते हैं, और एक और विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन जिसको P25 कहते हैं का सेक्रीशन करता है। ये फाइब्रोइन ही सिल्क फाइबर है जिसको कि सेरिसिन ग्लू करके एक कोकून के रूप में बांध देता है। अगर हम सिल्क सेक्रीशन का कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें 60 to 70% फाइब्रोइन प्रोटीन है, जो कि टफ, इलास्टिक और इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है, जो कोकून का कोर ऑफ फिलामेंट बनाता है। 25% सेरिसिन होता है। ये जिलेटिनस ग्लू होता है जो कि गर्म पानी में घुलनशील होता है। सेरिसिन प्रोटीन ही फाइब्रोइन प्रोटीन को बांधने का काम करता है। एक सिंगल कोकून का जो वेट होता है, भार होता है, वो लगभग 1.8 to 2 ग्राम है, और इस कोकून से मात्र 0.45 ग्राम सिल्क धागा हमें मिलता है।
0.45 किलोग्राम सिल्क की प्राप्ति के लिए लगभग 2500 कोकून की आवश्यकता होती है। अगर हम सिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो सिल्क प्रोडक्शन कुछ स्टेप्स के अंदर बटा हुआ है। आज सिल्क प्रोडक्शन एंशिएंट टेक्निक और मॉडर्न टेक्निक दोनों के ही ब्लेंड से बना है। पहला स्टेप सिल्क प्रोडक्शन के अंदर हैचिंग ऑफ एग होता है। इस प्रोसेस में आफ्टर मीटिंग फीमेल मॉथ से अंडे ट्रे में कलेक्ट कर लिए जाते हैं और एग या सिल्क प्रोडक्शन का ये पहला स्टेप हम मान सकते हैं, जो कि है हैचिंग ऑफ कलेक्शन एंड हैचिंग ऑफ एग्स। लार्वे 10 से 14 दिन बाद जब इन अंडों में से निकलते हैं, उन्हें बहुत ही संभाल कर मलबरी पत्तों के ट्रेस में रखा जाता है, जहाँ पर ये ब्लैक कलर के लार्वे मलबरी लीव्स को निरंतर खाते रहते हैं, अपने आप को फीड करते रहते हैं और इस प्रकार से ये एक लार्वल अवस्था से दूसरी लार्वल अवस्था से होते हुए 5th लार्वल अवस्था में पहुंचते हैं। फिफ्थ लार्वल अवस्था में पहुंचने के बाद अपने चारों तरफ ये कोकून का सेक्रीशन करते हैं। कोकून के बनने में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं और 3 से 4 दिन के बाद कंप्लीट कोकून को प्यूपा के निकलने या एडल्ट के निकलने तक के लिए रखा नहीं जाता। इन्हें फ्यूमिगेशन प्रोसेस के द्वारा या स्टीम के प्रोसेस के द्वारा कोकून के अंदर स्थित प्यूपा को मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इमेगो जब कोकून को तोड़ के बाहर आएगा तो हमारी सिंगल सिल्क थ्रेड जो है वो टूट जाएगी और हमें एक सिंगल थ्रेड यार्न के लिए नहीं मिलेगा। हम सिंगल धागे को रील आउट नहीं कर सकते। तो प्यूपा को कोकून के अंदर ही स्टीम द्वारा मार दिया जाता है और ये जो प्रोसेस है सिल्क प्रोडक्शन के लिए, ये प्रोसेस कहलाती है स्टिफलिंग। इस प्रोसेस के बाद जब कोकून मर जाता है, कोकून के अंदर का प्यूपा मर जाता है, तब कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे कि कोकून के अंदर सेरिसन नाम का जो ग्लू है, गम है, वो डिज़ोल्व हो जाए और हम धागे को आसानी से रील आउट कर पाएँ। सेरिसन के निकल जाने पर कोकून सॉफ्ट हो जाता है और हम सिल्क फिलामेंट को बहुत ही आसानी से रील आउट कर सकते हैं। सिंगल फिलामेंट एक कोकून से यार्न के अंदर हम रील कर देते हैं। इस तरीके से हमें रॉ सिल्क की प्राप्ति होती है। सिल्क कल्चर या सेरीकल्चर के अंदर सिल्क इंडस्ट्री की मैनेजमेंट को ग्रेनेज मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इज़ नोन एज ग्रेनेज मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से हमें रॉ सिल्क की प्राप्ति होती है और हम यार्न के अंदर जो सिल्क हमें मिला है, रॉ सिल्क हमें मिला है, हम उसको सुखा देते हैं, हम उनको विभिन्न रंगों में डाई कर देते हैं और ये रॉ सिल्क मार्केट के लिए
मार्केट डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। सिल्कवॉर्म इंडस्ट्री या सिल्क इंडस्ट्री में सिल्कवॉर्म्स कई सारी डिजीज़ेस से जूझते हैं। इनमें से 4 मुख्य डिजीज़ हैं। सबसे पहला पेब्राइन डिजीज़, ये एक प्रोटोजोआ नोसेमा बॉम्बिसिस के द्वारा होता है, जिसमें लार्वे के शरीर पर काले काले पेपर लाइक स्पॉट हो जाते हैं, जिससे लार्वे की स्किन रिंकल्ड और ढीली पड़ जाती है और अंततः इससे लार्वे की मृत्यु होती है। दूसरे प्रकार की जो डिज़ीज़ है वो कहलाती है फ्लैशरी डिज़ीज़। ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, मुख्यतः बैसिलस थुरिंजेंसिस सोटो के कारण। इसमें लार्वे का शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है और ब्लैक ग्रीन रंग का हो जाता है। चौथे प्रकार की डिज़ीज़ फंगस के द्वारा होती है और इसे मस्कार्डाइन डिज़ीज़ कहा जाता है। इसमें एक प्रकार है वाइट मस्कार्डाइन, जो कि ह्यूमिड कंडीशन में लार्वे में आती है। इसके और कई प्रकार हैं, जिसमें से एक प्रकार कहलाता है ग्रीन मस्कार्डाइन, जो कि स्पाइकारिया पार्सिना द्वारा होती है। इसकी एक और डिज़ीज़ टाइप है जो कि येलो मस्कार्डाइन कहलाती है, जो स्कैरी फारिनोस के द्वारा होती है। इन सभी में, क्योंकि ये फंगल डिज़ीज़ है, हाइफे बाहर निकल आते हैं लार्वे के इंटरसेगमेंटल मेम्ब्रेन से और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। चौथे प्रकार की वायरल डिज़ीज़ है ग्लासिरी, जो कि बोरेलाइना वायरस के द्वारा होती है। इस डिज़ीज़ में लार्वे के सेगमेंट्स में सूजन आ जाती है और ये सेगमेंट्स रप्चर हो जाते हैं। तो ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिनके द्वारा सिल्क इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। रीलिंग ऑफ सिल्क, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये वो प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं कोकून से। पहला स्टेप हमारा होता है हार्वेस्टिंग, जिसके अंदर हम कोकून को माउंटेजेस से रखते हैं। माउंटेजेस वो खाने या सेक्शन होते हैं सेरीकल्चर के दौरान जो रियर करते हैं, जो सिल्क उत्पादक होते हैं, वो लार्वे के 5th इंस्टार स्टेज में आने पर जब लार्वा खाना बिल्कुल बंद कर देता है, उस अवस्था में लार्वे को उठाकर फ्रेम्स के अंदर रख देता है और ये फ्रेम माउंटेजेस कहलाते हैं। इन माउंटेजेस में लार्वे अपने आप को कोकून में बंद कर देते हैं। तो जो पहला स्टेप है सिल्क की प्राप्ति के लिए वो हार्वेस्टिंग होता है, जिसमें माउंटेजेस से हम कोकून को निकालते हैं और कई बार ये कोकून मार्केट में बेचा जाता है, जिससे कि सिल्क धागे निकाल पाएँ। दूसरा स्टेप रीलिंग ऑफ सिल्क में आता है रीलिंग। ये धागे के निकालने की प्रोसेस है। रिमूवल ऑफ सिल्क थ्रेड इज़ नोन एज रीलिंग। इस प्रोसेस में कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे कि जो सॉल्युबल प्रोटीन है या ग्लू प्रोटीन है सेरिसिन, वो डिज़ोल्व हो जाए और धागों को रील आउट किया जा सके। रीलिंग के लिए 2 प्रोसेस किए जाते हैं। एक कोकून को फ्यूमिगेट करना, जिससे कि प्यूपा मर जाए। दूसरा कोकून को बॉयल आउट करना। कई इंडस्ट्री में अहिंसा सिल्क
का उत्पादन भी होता है। अहिंसा सिल्क वो रियरिंग है सिल्क या वो रीलिंग है सिल्क की जहाँ पर कोकून को बॉयल नहीं किया जाता, कोकून में से एडल्ट को निकलने दिया जाता है और इस प्रकार से जो सिल्क हम प्राप्त करते हैं वो अहिंसा सिल्क या नॉन वायलेंट सिल्क कहलाता है। लेकिन इस प्रकार के कोकून से जब हम सिल्क को रील आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमें सिंगल थ्रेड नहीं मिलता है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, स्टेप्स हैं। इसके अलावा ब्रशिंग वो मेथड है जिसमें हम कोकून को के आउटर सरफेस को ब्रश करते हैं जिससे कि सिल्क फाइबर्स या सिल्क फिलामेंट जो हैं वो आपस में रील आउट करते टाइम उलझे नहीं। और लास्ट रीलिंग मेथड यानी अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून, ये चरखे के द्वारा या यान्स के द्वारा ये किया जाता है और इस प्रकार से हमें रॉ सिल्क मिलता है और इस रॉ सिल्क को हम स्पन सिल्क कहते हैं। जब हम बॉम्बेक्स मुराय द्वारा सिल्क की प्राप्ति करते हैं तो वो मलबरी सिल्क कहलाता है और दूसरी कई प्रजातियों द्वारा जब हम सिल्क की प्राप्ति करते हैं तो वो नॉन मलबरी सिल्क कहलाता है। नॉन मलबरी सिल्क के अंदर टसर सिल्क आता है। टसर सिल्क जैसे मैंने आपको पहले बताया है एंथरिया जीनस की 4 स्पीशीज़ के सिल्क वॉर्म द्वारा हम प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से सिल्क की प्राप्ति टसर कल्चर कहलाती है। इनमें 4 प्रजाति है एंथरिया माइलिटा, एंथरिया पेरनी, एंथरिया रॉयली और एंथरिया पैफिया। दूसरे प्रकार का सिल्क नॉन मलबरी सिल्क मूगा सिल्क होता है। ये एंथरिया असामा और थियोपैलिया रिलीजियोसे के द्वारा प्राप्त होते हैं। इन सिल्क मॉथ का पालन या रियरिंग मूगा सिल्क की प्राप्ति के लिए मूगा कल्चर कहलाता है। तीसरी प्रकार का नॉन मलबरी सिल्क एरी सिल्क होता है। ये फिलोसामिया रिसिनी के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। इन सिल्क मॉथ का पालन या रियरिंग एरी सिल्क की प्राप्ति के लिए एरी कल्चर कहलाता है। एरी सिल्क हाई क्वालिटी सिल्क नहीं होता है क्योंकि इसके सिल्क वॉर्म जो है मल्टी वोल्टाइन होते हैं। मल्टी वोल्टाइन का अर्थ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ऐसे इंसेक्ट, ऐसे सिल्क मॉथ जो एक साल में 3 से ज़्यादा बार जेनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं या 3 से ज़्यादा बार ब्रूड अंडे उत्पन्न करते हैं, ऐसे इंसेक्ट मल्टी वोल्टाइन इंसेक्ट कहलाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर today's lecture. I hope you have understood what sericulture is. If you have any doubt, you can WhatsApp me and ask me anytime. Thank you.